नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो दो राज्य हैं 2022 के फरवरी में जो चुनाव में जाएंगे। एक पंजाब, वहां अलग बवाल चल रहा है, आप देखें नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में हैं, और एक तरफ उत्तर प्रदेश जहां अपना ही एक बवाल चल रहा है। तो आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी नेतृत्व की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ के कामकाज की समीक्षा में जुट गए हैं। इस काम में बीजेपी महासचिव बीएल संतोष को लगाया गया है, जो लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। एक बैठक जो कल हुई थी उनकी पार्टी नेताओं के साथ, उसमें योगी आदित्यनाथ नहीं थे, उनसे अलग से मुलाकात हुई। हालांकि कहा जा रहा है कि ये बैठकें पंचायत चुनावों के नतीजों की समीक्षा और जिला अध्यक्षों के चुनाव की रणनीति को लेकर हो रहे हैं। लेकिन जानकारों का यह कहना है कि इसी के जरिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व फीडबैक ले रहा है, समीक्षा कर रहा है, यानी कि रिव्यू और फीडबैक ले रहा है, ताकि आगामी चुनावों से पहले माहौल को ठीक किया जा सके। तो सवाल इंडिया का है ये, क्या यूपी में कोरोना के साथ और कोरोना के बाद होने वाले चुनावों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है? क्या पंचायत चुनाव हारे अब बदलाव के सहारे यानी फेरबदल से माहौल बदलने की कोशिश है? क्या पार्टी और सरकार के बीच सुलह करा रहा है केंद्रीय नेतृत्व? ऊपर से तो बोलेंगे कि कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ा और अहम सवाल कि क्या चुनाव से पहले योगी पर गिर सकती है गाज या वो बच जाएंगे? सोचिए कितना एम्बैरेसिंग होगा कि अगर मुख्यमंत्री को ये हटाना पड़े। लेकिन ऐसी बात हो रही है, बात की जा रही है। आइए स्वागत करते हैं अपने सारे मेहमानों का। सुनील भराला नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक, आशुतोष आप भी एक लेखक हैं और पत्रकार हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और आईपी सिंह प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आशुतोष जी, पहले तो मैं आपकी ये जो समीक्षा बैठक हो रही है, ये जो रिव्यू बैठक हो रही है, फीडबैक लिया जा रहा है, ये ऐसे ही फीडबैक नहीं लिए जाते, कोई कारण होगा इसके पीछे? देखिए संकेत, इसके दो बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में पंचायत के चुनाव हुए थे, और पंचायत के चुनाव के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हालत वहां पतली दिखाई पड़ी थी, उससे किसी भी राजनीतिक दल को या सरकार को चिंता में पड़ना चाहिए, क्योंकि चुनाव वहां 8 महीने बाद है। दूसरा जो ज्यादा बड़ा संकट है वो ये कि जिस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश में हालात काबू से बाहर दिखाई पड़े। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और वहां के मुख्यमंत्री लगातार इस बात का दावा करते हैं कि हालत सब कुछ ठीक है, लेकिन लोगों ने देखा कि किस तरीके से गंगा में लाशें दिखाई पड़ी हैं, गंगा के किनारे जो रेत है उसमें लाशें गड़ी दिखाई पड़ी और हजारों की संख्या में दिखाई पड़ी हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को कहा गया कि हिंदुओं में परंपरा है जल समाधि की, जो अपने आप में एक अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य तो बिल्कुल ही नहीं है। खैर, उसमें बात उस जाने का मतलब नहीं। तो इन दो क्राइसिस की वजह से, खासतौर पर कोरोना क्राइसिस की वजह से, उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको भविष्य का नेता के तौर पर देखा जा रहा था, उनकी छवि, उनकी ब्रांडिंग और उनकी इमेज को लेकर गहरा धक्का लगा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि दरअसल उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव में जा सकती है या नहीं जा सकती है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि उनको हटाया जाएगा, लेकिन अगर उनको नहीं भी हटाया जा रहा है तो क्या कुछ ऐसा अंकुश लगाया जा सकता है जिससे कि डैमेज कंट्रोल हो सके। तो ये पूरी एक्सरसाइज उसकी वजह से। देखिए, यहां सिर्फ आप बीएल संतोष को जाने को महत्वपूर्ण मत मानिए। ये मामला कितना महत्वपूर्ण है ये इस बात से पता चलता है कि आरएसएस के प्रमुख नंबर 2 सरकारवाह दत्तात्रेय हासबोले को जाना पड़ा, 3 दिन का प्रवास करना पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे तक अपने फोन को बंद रखा और केंद्रीय नेतृत्व से बात की गई है। इसका मतलब यह है कि मामला अत्यंत संगीन है और इस पर भारतीय जनता पार्टी को कोई ना कोई दो टूक फैसला करना पड़ेगा। जी प्रोफेसर भट्ट, मैं आपके पास आना चाहता हूं, अखिलेश जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन प्रोफेसर भट्ट आप मुझे ये बताइए कि आरएसएस का दखल देना, अब ये देखिए अक्सर ये बात बोली जा सकती है कि भाई आरएसएस तो समीक्षा कर रहा है, अपनी बात कर रहा है, वो एक प्रक्रिया है, वो तो चलती रहती है, लेकिन आप संदर्भ देखिए कैसे एक के बाद एक चीजें हो रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर आना, योगी आदित्यनाथ का कहना कि सब ठीक है, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है, भ्रम पैदा किया जा रहा है, लाशों का तैरते हुए दिखना, उसके बाद आपके यूपी के ही बहुत सारे सांसद, विधायक और मंत्रियों की चिट्ठी लिखना
कि नहीं ऑल इज वेल नहीं है, बड़ी दिक्कत है। और उसके बाद फिर आरएसएस की ये मीटिंग, उसके बाद बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान, और अब ये समीक्षा बैठक। मेरे ख्याल से आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूं। जी संकेत जी, देखिए इको आ रहा है, प्लीज जरा ठीक करा दे। देखिए सर्वप्रथम तो ऐसा कई लोगों की भ्रांति है कि संघ जो है भाजपा में जो भी कार्य चलते हैं उनके ऊपर नजर रखने का काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि एक बड़े सारे संघ की समवैचारिक संगठन है, करीब 2 दर्जन से ज्यादा है, और उनके अलग हर क्षेत्र में, ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा है। तो इस प्रकार से जो एक इस तरह की जो बार बार विषय आता है, ऐसा नहीं है। अगर किसी विषय पर अगर कोई भी संगठन, चाहे वो भाजपा हो या कोई और संगठन, अगर किसी प्रकार के कोई विचार मांगता है तो उसे दिए जाते हैं, उसे अपनी तरफ से कोई विचार जो है संघ बैठ के देता रहता है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह की जो अटकलें हैं वो काफी बेबुनियादी है। नहीं प्रोफेसर भट्ट, आप मुझे ये बताइए कि वो जो मीटिंग हुई उसमें सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो नहीं थे, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री बताए जाते हैं, उसमें होम मिनिस्टर थे, उसमें पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो थे, उसमें दत्तात्रेय होसबोले थे, उसमें उत्तर प्रदेश के आरएसएस के बहुत सारे फंक्शनरीज हैं वो थे। ये कोई साधारण मीटिंग नहीं लगती है, मुझे नहीं लगता इस तरीके से मीटिंग होती है। देखिए कोई अनौपचारिक रूप से भी कई बार बातचीत आपस में होती है, और ये सब बताया जा रहा है। अब इसमें कोई इसकी पुष्टि किसी ने नहीं करी है, लेकिन ऐसी अटकलें लग रही हैं। दूसरा, दत्ता जी या सहकारिता के लिए वो तो उनका केंद्र ही लखनऊ रहा है बड़े लंबे समय तक, तो इस प्रकार से आना जाना देश भर में चलता रहता है, और देश भर में जो है कई लोगों से बातचीत चलती रहती है। लेकिन जो विषय यहाँ बार बार अटकलें लग रही है कि वहां कोई संकट है, तो देखिए जो मुख्यमंत्री है वो तो जिस प्रकार से, क्योंकि उनकी जो जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि इस बात की उनके बारे में विषय में बुराई हो रही है। देखिए मैं आपको एक चीज अगर मैं आपको बता दूं, 10 सेकंड प्रोफेसर भट्ट, देखिए ऐसा है 2016 में अगर आपको याद हो, जब समाजवादी पार्टी में ऐसे लग रहा था जैसे फूट हो गई, पिता और पुत्र में फूट हो गई, वो भी एकदम चुनाव से ऐन पहले थे। उस समय भी समाजवादी पार्टी में तमाम लोग जो हैं वो ये बोलते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सब ऐसे ही उड़ाए हुए हैं, कुछ नहीं है। फिर पता चल गया ना, वो कलेश तो था ही, अंतरकलह तो थी ही। इसी तरीके से मैं देख रहा हूं यहां पर भी एक प्रयास हो रहा है ये बताने के लिए कि ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज वेल नहीं है। प्रोफेसर भट्ट आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, सारे विश्लेषक भी जानते हैं, बीएल संतोष जी भी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास। तो ये कांग्रेस में दिखाई, पंजाब में जो हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। चलिए मैं पूछ लूं, अभी पूछ दिए देते हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी। अभी तो आपका तो देखिए यूपी से ताल्लुक है, तो यूपी में तो जब आप देखेंगे इस तरीके की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में, तो आपको बड़ा मजा आएगा, आप रस लेकर के बयान देंगे। आपके घर में भी तो यही हो रहा है पंजाब में। हाँ संकेत जी, आपने बात शुरुआत की आरएसएस से। आरएसएस वो प्राणी है जिसके अनेकों मुखौटे हैं, उस मुखौटों में एक जो है बीजेपी है, और सत्ता का सारा रस आरएसएस लेती है हर जगह। हर मंत्री संतरी मुख्यमंत्री, किसी को कोई अधिकार पावर नहीं है, सब जगह आरएसएस के लोग ऑफिशियली बैठे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, प्रदेश में मंत्री हो, मुख्यमंत्री, सब जगह उनका कब्जा है। तो ये बताने की इस देश के लोगों को किसी की आवश्यकता नहीं है कि आरएसएस क्या है, क्योंकि बोलते कुछ है, करती कुछ है। अब देखिए बीजेपी को जब सत्ता चाहिए होती है, जब चुनाव लड़ना होता है, तो वो बहुत जोर शोर से जुटती है। लेकिन जब देश की जनता को आवश्यकता होती है, जब उसे चंदा चाहिए, तो हर भाजपा का कार्यकर्ता सड़क पर दीमक की तरह से आपको दिखेगा। जब उसे झंडा यात्रा या बीजेपी की राजनीतिक पार्टियों का कार्यक्रम या चुनाव की तैयारी करना होगी, तो दीमक की तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर दिख जाएंगे। लेकिन जब आम जनता को जरूरत होगी बीजेपी की, सरकार की नीतियों की, सरकार के नुमाइंदों की, सरकार के लोगों की, एक भाजपाई कहीं नहीं दिखेगा। और यदि किसी ने सरकार की लेस मात्र भी निंदा कर दी या कह दिया कि ये सुविधाएं कम है, उसका मुंह बंद किया जाएगा, मुकदमे दर्ज होंगे, सारी चीजें लगा दी जाएगी। तो ये जो कवायद हो रही है, ये जनता के हित के लिए नहीं हो रही है, ये कवायद हो रही है कि कैसे बीजेपी जो बर्बाद हो चुकी है, उसकी किस तरह से दोबारा सत्ता में आने की छटपटाहट, लपलपाहट, या यूं कहिए कि उसके लिए
भूमिका बनाई जा रही है। आज ढूंढा तो जा रहा है, तिनका केशव ढूंढा प्रसाद जा रहा है। मौर्य जी का जैसे कहना है दूसरे कि को तिनका थे ना, तिनका 2022 ढूंढ रहे हैं। में 300 पार। मौर्य जी का कहना है 2022 में 300 पार। संकेत जी, ये तो गनीमत कहिए कि 400 से ज्यादा नहीं बताते हैं, ये हमेशा बताते हैं। चाहे गुजरात में 150 सीटें थी, बताएंगे 300 पार हैं। कलकत्ता में 3 सीटें थी, बताएंगे 400 पार हैं। ये तो इतने के पार जाएंगे, चले गए 7 समुंदर पार। ये इनके इसी विधानसभा में 275 विधायक 24 घंटे धरने पे बैठे थे आज से 2.5 साल पहले, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और सारी चीजों को लेकर के। तब तो ये नहीं बैठक हुई कि मुख्यमंत्री को रहना है कि नहीं रहना है। ये कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ डूबता व्यक्ति जैसे तिनके का सहारा ढूंढता है, वैसे यूपी में डूबती बीजेपी चुनाव के मुद्दे का तिनके के रूप में सहारा ढूंढ रही है। भराला जी जनता हमारे के लिए साथ, काम के लिए नहीं ढूंढ रही है। सुनील भराला जी हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं कुछ ही देर में। तो ये सब सवाल जो हैं वो उनसे भी पूछे जाने चाहिए, क्योंकि भाई वो तो सरकार का हिस्सा है। आईपी सिंह जी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सिंह साहब, बीजेपी तो कॉन्फिडेंट है। मौर्य जी का ये कहना है, केशव प्रसाद मौर्य जी का, कि 300 पार है 2022 में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके की आप समीक्षा बैठकें देखते हैं, रिव्यू, फीडबैक, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक तरफ उत्तर प्रदेश में लाशें बिछी हुई है, यहां तक कि दवाएं नहीं मिलती रही, गांव में लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। दूसरी तरफ आजमगढ़, अंबेडकर नगर और दिल्ली से सटा हुआ अलीगढ़, यहां शराब की 16 ठेके हैं जहां से मौत बांटी गई है, जहरीली शराब बेची गई है। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, बहनें विधवा हुई है, बच्चे अनाथ हो गए हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो सिर्फ फुटबॉल कर रहा है, जूतम पैजार हो रही है। लखनऊ के मुख्यालय पर एक एक सीटों के लिए मारा मारी है। नहीं सिंह साहब, आप तो देखिए, आप तो बीजेपी में थे पहले। आपसी, मुझे ये बताइए, आप तो बीजेपी में थे पहले। ये जो इस किस्म की जो समीक्षा बैठक, फीडबैक और ये सब हो रहा है, ये आपको क्या लगता है, नॉर्मल है? देखिए, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आप जाके अगर कल्याण सिंह का हटना आप देखें 98-99 में, तो कल्याण सिंह के खिलाफ भी यही बातें आई थी। ये पूरे जग जाहिर हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। मुख्यमंत्री इस कोविड में लाखों लोगों की जान चली गई और वो टीम 11 के साथ वो बैठक करते रहे, अफसरशाही आपस में उलझी हुई है। विधायकों ने, जो मेरे पास इनपुट्स बीजेपी से आया है, 99% मंत्रियों और विधायकों ने योगी के खिलाफ एक तरह से झंडा बुलंद कर दिया, वोटिंग कर दी है। और ये जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं वो लगातार बीजेपी के संपर्क में है, लखनऊ में है। केशव मौर्य न मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं, न सुनील बंसल जो संगठन मंत्री उनको देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री केशव मौर्य सुनील बंसल को नहीं देखना चाहते हैं। आपसी जो सिर्फ फुटबॉल है, उससे ये साबित होता है कि ये सत्ता जो परिवर्तन हुआ उत्तर प्रदेश में, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हर मोर्चे पर ये सरकार। मैं जरा ये भराला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील भराला जी। ये देखिए, बहुत सारे नाम लिए हैं अभी आईपी सिंह जी ने। हाँ, एक सेकंड। 97% लोगों की इनकम घटी है। सुनील भराला जी, भराला जी, आपने सुना सिंह साहब ने, अखिलेश प्रताप सिंह जी ने, आईपी सिंह जी ने बहुत सारे कुछ नाम लिए हैं। उन्होंने बोला ये इससे नहीं मिलना चाहता, वो उसको नहीं देखना चाहता, फलाने को फूटी आंख नहीं भाता। ये सारी चीजें हो रही हैं चुनाव से एकदम पहले। योगी आदित्यनाथ जो हैं, उनको तो अगला चेहरा की तरह प्रस्तुत किया जा रहा था कि मतलब बीजेपी का नेक्स्ट लीडरशिप। तो ये क्या हुआ फिर? मैंने इनकी दोनों की आवाज पूरी नहीं सुनी है। पहली बात तो ये है, मैं अभी आया हूँ। संकेत जी, दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे श्री आदित्यनाथ योगी जी घेरा है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश में वो हमारे नेता। उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में कोरोना काल में जिस प्रकार से सभी जनपदों में जाकर के उन्होंने डॉक्टरों की, वार्ड बॉय डॉक्टरों की और नर्सिंग की, सफाई कर्मियों का जो उत्साह बढ़ाया है, ये बहुत सराहनीय कार्य किया है कोविड के समय में।
ऐसे समय में जब सब लॉकडाउन के अंदर से घरों के अंदर, और मैं विपक्षी दलों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये केवल ट्विटर पर और फेसबुक पर और सोशल व्हाट्सएप पर बैठ करके सेवा कर रहे थे, और हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी सड़क पर जाकर के उनकी पूरी तरीके से टीम को थपथपा रहे थे जो कोविड में मुकाबला कर। नहीं, लेकिन आप मुझे समीक्षा बैठक के बारे में बताइए ना। ये जो बीएल संतोष जी का आना, उसके बाद आरएसएस की मीटिंग होना, एक पत्र तो आपने भी लिखा था, हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, आपने भी लिखा कि शॉर्टेज हो रही है, सांसद पत्र लिख रहे हैं, मिनिस्टर पत्र लिख रहे हैं अपने ही मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं अगर शॉर्टेज की बात की तो केस दर्ज हो जाएंगे। ये जाहिर सी बात है चीजें ठीक नहीं है, मान लेने से ज्यादा अच्छी स्थिति हो जाएगी ना। संकेत जी, मैंने पहले भी बताया था तो ये भी है, आप वो बार बार लेते हो। हमारे महामंत्री संगठन अखिल भारतीय है, वो रूटीन में राज्यों की बैठक करते हैं। अभी बंगाल की बैठक कर रहे थे, आसाम की बैठक कर रहे थे, आसाम के बाद में उत्तर प्रदेश का अन्य। अच्छा, तो ये बताइए ये बैठक किस चीज के लिए थी भराला जी, ये बैठक क्यों हुई, इस बैठक के पीछे का मकसद क्या था? की बैठक है, पार्टी की कामकाज है, और ये जानते हैं आईपी सिंह जी बैठे हुए हैं, ये सब चीज जानते हैं। लेकिन अभी उनका क्या है कि अभी दूसरी बात बता रहे हैं वहां बैठ करके। अरे ये रूटीन की बैठक, संगठन महामंत्री पूरे भारत में राज्यों में जाता है, समीक्षा करता है, अपने संगठन की देखरेख करता है, वो हमारे एक मार्गदर्शक के रूप में है, वो मार्गदर्शन करते हैं आकर। देखिए जब राजनीति में भराला जी, मैं आपको बता, अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अंदर बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री का 24 घंटे मुख्यमंत्री ने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया था, प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई फोन नहीं अटेंड कर रहे थे। यहां तक की जानकारी ये आ रही है कि जो शर्मा जी दिल्ली से भेजे गए, उन्हें वो राज्य मंत्री स्तर का दर्जा भी नहीं देना चाहते, उन्हें लखनऊ के अंदर एक आवास तक नहीं दिया है। उनकी नौकरशाही जो टीम 11 है, लगातार शर्मा जी को बेइज्जत करने का काम किया है। केशव मौर्य पिछले 4.5 साल में एक बार भी सीएम आवास नहीं गए हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा और उनके सीनियर मिनिस्टर्स के अंदर इतने गंभीर विवाद हैं कि भारतीय जनता पार्टी खोखली हो चुकी है। अब देखिए विवाद कहाँ नहीं है, का जाना तय है। विवाद तो समाजवादी पार्टी में भी थी 2016 में, उत्तर प्रदेश में आई है। फिर नहीं, विवाद तो देखिए समाजवादी पार्टी में भी थी 2016 में, आप तो परिचित होंगे इस बात से, जब यही तय नहीं हो रहा था। बीजेपी में जब कल्याण सिंह जी के रहते हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को 20 लगभग 17 से 20 साल लग गए सत्ता में वापसी। अखिलेश जी देखिए सीधी सी बात है, आज विवाद है चूंकि क्या मैं एक भराला जी से पूछना चाहता हूँ, क्या योगी आदित्यनाथ जी क्षत्रिय समाज से आते हैं, पहाड़ के हैं, क्या उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाएगी? क्या ये चेहरा? अच्छा चलिए मैं पूछ लूं, ये आपने इतना डायरेक्ट प्रश्न पूछा है, उसका जवाब ले लूं। भराला जी, योगी आदित्यनाथ आपका मुख्यमंत्री चेहरा होंगे 2022 यूपी चुनाव में? ओबीसी और दलित समाज को आईपीजी सुन तो लें, अपमान किया गया है। क्या एक क्षत्रिय पहाड़ी क्षत्रिय के नाम पर आईपीजी रुकिए तो सत्ता में आई है? अरे आईपीजी रुकिए, सवाल पूछ लिया आपने, जवाब भी ले लें। योगी 2022 में क्या पूछ लें, अरे बहुत सवाल दाग दिए आपने, एक एक करके मांगना चाहती है। मैं साफ बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने साफ तय कर दिया है। ऐसे लोग नहीं समझ पाएंगे। नहीं, एक सेकंड, आईपी सिंह जी आपकी बात हो गई, भराला जी जल्दी से जवाब दीजिए, क्या योगी आदित्यनाथ आपके मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे 2022 चुनाव में, हाँ या ना? उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च है, उत्तर प्रदेश के हमारे 2022 के मुख्यमंत्री ये ब्राह्मण समाज से आते हैं, क्या ब्राह्मण स्वीकार करेगा? पूछे इनसे, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण ईमानदारी स्वीकार करेगा? अच्छा, ये सीधा जवाब आपने नहीं दिया। एक सेकंड, शोर मीटर बज गया एनडीटीवी का, जब हल्ला ज्यादा होता है और बात कम तो शोर मीटर बच जाता है। एक सेकंड, भराला जी और आईपी सिंह जी, वापस आऊंगा मैं आप पर। अखिलेश प्रताप सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, ये जो जातीय समीकरण है उत्तर प्रदेश का, उसमें अभी इसका जिक्र आईपी सिंह जी ने किया है कि क्या ब्राह्मण को एक्सेप्टेबल होगा, ब्राह्मण मानेगा इस बात को कि योगी आदित्यनाथ चेहरा हो? देखिए, बात ये नहीं है कौन क्या मानेगा कौन क्या नहीं मानेगा। बात दरअसल में पहली बात यह है कि सरकार की परफॉर्मेंस पे ही
अब आपको जाना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि आपने बड़े वादे किए थे। और अभी भराला जी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन भर दौड़ रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं। और लखनऊ में बैठ करके बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री के परफॉर्मेंस उनके बदलने पर चर्चा कर रहे हैं। तो भाई अगर इतना अच्छा बदल रहे हैं तो पहले बोलना चाहिए था कि हम ये मुख्यमंत्री यही रहेंगे और हम रणनीति बनाने के लिए बैठे हैं। लेकिन चर्चाएं तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व बदलने की हो रही है। तो कहीं ना कहीं जरूर ये सबको पता है बीजेपी के लोगों को कि बीजेपी ने 5 साल में कोई काम नहीं किया। आप अगर इनका मैनिफेस्टो उठा लें, क्राइम में नंबर 1 है, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, पत्रकारों के उत्पीड़न हत्या पे नंबर 1 है, साधु संतों के हत्या उनके ऊपर अपराधों पे नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, नौकरी देने में नंबर 1% है। कई लाख पद अभी भी खाली हैं। बोले थे 5 साल में 70 लाख नौकरियां दे देंगे, 4 लाख भी नहीं दे पाए हैं। डायरेक्ट नौकरियां तो 1 लाख भी नहीं दे पाए हैं। तो ये तमाम फेहरिस्त है, बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। नौकरियों में भ्रष्टाचार की बड़ी लंबी फेहरिस्त है। आधे मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के वो मैं आपकी बात समझ गया, जांच स्वयं मुख्यमंत्री। लेकिन अभी समीक्षा करके आप क्या कर सकते हैं आशुतोष जी? मैं आपके पास आना, आपको लगता है कि ये जो समीक्षा बैठकें हैं इसमें कोई इतना रेडिकल फैसला लिया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए चुनाव के ऐन पहले? आप इतना रेडिकल कदम ले सकते हैं? क्योंकि देखिए, मैं कल आपका सत्य हिंदी का एक आपका डिबेट भी सुन रहा था, उसमें यह बात हो रही थी कि अगर योगी आदित्यनाथ के परफॉर्मेंस, कोविड के परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप ग्रेड कर रहे हैं तो और बाकी भी तो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी वैसी ही परफॉर्मेंस रही है। संकेत, मुझे लगता है कि 2-3 चीजें हैं जो बताना बहुत जरूरी। पहली बात तो यह है कि यह संकट उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा है या मूल संगठन है उससे निकल के नहीं आते, ना ही वो आरएसएस के मूल संगठन से निकल कर आते हैं। वो अपने आप में ऑटोनोमस है। तो जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था उस वक्त भी वो एक अप्रत्याशित फैसला किया गया था। तो इसलिए जो आरएसएस की जो अनुशासन की अपनी परंपरा है, बीजेपी की जो अनुशासन की परंपरा है, उससे ना तो उनको कोई प्रेरणा मिलती, ना उससे बंधे हुए। दूसरी बात, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया कि जहां जो कोरोना को लेकर संकट है वो पूरे देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2 चीजें हैं। पहली बात यह कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है, अगर यहां कमजोर हुई तो फिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में आना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लाशें गंगा में बहती हुई दिखाई पड़ी, 1-2 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में दिखाई पड़ी है। जिस तरीके से उन लाशों को जमीन में नदी के किनारे गड़े हुए दिखाया गया है, वो अप्रत्याशित नहीं है। वो आज से 50 साल बाद भी जब कोरोना का इतिहास लिखा जाएगा तो दरअसल ये लाशें ही कोरोना के इतिहास को बहुत ही कालिमा के तरीके से प्रेषित करेंगे। तो ये जो स्थिति पैदा हो गई है, और मुख्यमंत्री जी की खास बात क्या है कि अपनी गलती कभी मानते नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी के अंदर ना तो बेड की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना वेंटिलेटर की कमी है, और लोग मर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन मरने लगे तो कब्रिस्तान को, शमशान को आपने ढक दिया ताकि लोग तस्वीरें ना ले पाए। समय मेरे पास खत्म हो रहा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना ये होगा ये समीक्षा बैठक कब तक चलेगी और इस समीक्षा बैठक में निकलेगा क्या।